नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान के अध्याय 6 जिसका शीर्षक है गांव का प्रशासन को बड़े ही विस्तार से समझने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए और इस पूरे अध्याय को हम एक नहीं बल्कि 2 उदाहरणों के साथ समझेंगे, 2 कहानियों के साथ समझेंगे, ताकि ये पूरा का पूरा अध्याय आपको बहुत अच्छी तरीके से बड़ी सरलता के साथ समझ में आ जाए। तो बिना देर किए चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और चलते हैं इस रोचक सफ़र पर जिसका नाम है गांव का प्रशासन। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इस अध्याय को पढ़ाना शुरू करूं, इस अध्याय के बारे में बताना शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांव का प्रशासन शहरी प्रशासन से थोड़ा सा भिन्न होता है। गांव के प्रशासन से तात्पर्य उन समस्त इकाइयों और पदों और व्यक्तियों से हैं जो गांव की देखरेख करना, गांव की रक्षा करना और गांव में जितने भी शासकीय कार्य हैं उनको पूरा करने का कार्य करते हैं। उन्हीं को हम इस अध्याय में बड़े विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने पढ़ूंगा, रीड करूंगा और उसके बाद उसका अर्थ, उसका जो आशय है वह आपके सामने रखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेज़ों का रखरखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है दोस्तों कि हमारा जो भारत है वो गांवों से मिलकर बना हुआ देश है। यहाँ पर गांवों की संख्या 6 लाख से भी ज़्यादा है। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना। उनकी और उन जितने भी गांव हैं, जो 6 लाख से अधिक गांव हैं, उनकी पानी की समस्या, बिजली की समस्या या फिर सड़क की बात करें, ये जो सारी की सारी ज़रूरतें हैं, इनको पूरा करना वास्तव में दोस्तों कोई आसान, कोई सरल काम तो नहीं है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ काम, जैसे ज़मीन के दस्तावेज़ों का जो रखरखाव है, कौन सी ज़मीन किसकी है ना, उनका भी रखरखाव मतलब रखना पड़ता है, दस्तावेज़ों की जानकारी। और आपस में कई बार विवाद भी हो जाता है। 2 लोग जो ज़मीन रखते हैं और दोनों की ज़मीन अगर अड़ोस पड़ोस में हो तो ये विवाद कई बार हो जाता है। आपने देखा होगा कभी अपने अड़ोस पड़ोस में, कभी खेतों में काम करने वाले किसानों के बीच में अपने खेत को लेकर के भी ऐसे विवाद अक्सर होते रहते हैं। उसी का एक उदाहरण हम इस अध्याय में समझेंगे, जिसके माध्यम से हमें प्रशासनिक अधिकारियों के काम करने का तरीका समझ में आएगा और कैसे वो काम करते हैं ये समझ में आएगा। और ये जो विवाद होते हैं इनको निपटाने की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके बारे में हम इस अध्याय में देखेंगे। इसके साथ देखेंगे कि इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का ये प्रशासनिक ढांचा आखिर क्या होता है, कैसे तैयार होता है और किस तरह से ये अपना काम करता है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, अभी आपने सुना होगा कि इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों, जो ग्रामीण स्तर में आते हैं, उनके काम के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इस शीर्षक को देखिए, यहाँ लिखा हुआ है गांव में झगड़ा। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर ज़मीन है, यानी जिस पर वो खेती करता है, जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया है। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको इसको थोड़ा सा जो है ड्रॉ करके बताता हूँ, है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि ये जो है रघु का खेत है और ये जो है मोहन का खेत है। दोनों के खेत आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। यह जो खेत, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसका है? यह वाला जो खेत है, मान लीजिए ये मोहन का खेत है और ये वाला जो है ये रघु का खेत है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। यह जो मेड़ आपको दिख रही है यह दोनों के खेतों को अलग करती है, ठीक है। लेकिन एक सुबह मोहन ने क्या देखा कि रघु ने
उसके खेत की जो मेड़ है उसको थोड़ा आगे बढ़ा लिया और इतनी जगह पर खेती करने लगा। ऐसा करके उसने क्या किया, मोहन की कुछ ज़मीन जो है वह अपने खेत में मिला ली। ठीक है, देखो, मिला ली और अपने खेत का आकार उसने बढ़ा लिया। ऐसा किसने किया? रघु ने किया। और वैसे में क्या होगा, मोहन को तो बहुत गुस्सा आएगा। तो मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि मोहन डरा हुआ क्यों था? मोहन डरा हुआ था क्योंकि रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और इसके अलावा रघु के जो ताऊ थे ना, यानी उसके बड़े पापा, वो गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहा सुनी हुई। रघु ने तो ये मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला हुआ। तेज़ झगड़ा होता है तो आवाज़ तो आती है, शोर मचता है, हल्ला होता है, जिसे सुन करके, हो हल्ले को सुन करके पड़ोसी बाहर आ गए। और पड़ोसी बाहर आए तो उन्होंने क्या देखा? मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, मोहन का यह दोस्त जो गांव के डाकघर में काम करता था, यानी कि पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, तो मोहन का वह दोस्त जो गांव के डाकघर में काम करता था, वह मोहन से मिला, उसकी समस्या को समझा और उसने उसे एक सुझाव दिया, एक आइडिया दिया। क्या था वह सुझाव? उसने आइडिया दिया कि मोहन को स्थानीय पुलिस थाने में जाकर रपट लिखवानी चाहिए, यानी रिपोर्ट करनी चाहिए कि ऐसा मेरे साथ साथ हुआ है। जबकि कुछ लोग जो थे वो मोहन को ऐसा करने से रोक रहे थे, वो इसके खिलाफ थे। तो अब वो इसके खिलाफ क्यों थे? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत सारा पैसा जो है वो ऐसा करने से बर्बाद हो जाएगा और फिर इसका जो परिणाम है वह भी कुछ नहीं निकलेगा। केस चलेगा, कार्यवाही होगी, लंबी चलेगी, वकीलों को पैसा देना पड़ेगा। कोर्ट कार्यवाही क्या होती है इसके बारे में तो आपने थोड़ा बहुत सुना ही होगा, देखा होगा, अक्सर फिल्मों में यह दिखाया जाता है। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि रघु पहले पुलिस थाने पहुंच जाए। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने में जाएगा। दोस्तों, मोहन जो रघु से सीधे बात करने चला गया और बात मारपीट तक पहुंच गई। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा भी काम किया जा सकता था जिससे कि यह झगड़ा हो ही ना, और मोहन और रघु के बीच में जो ये समस्या थी इसका जो निपटारा था वह बड़ी आसानी से हो जाए, सरलता से हो जाए, बिना झगड़े मारपीट के? इसके बारे में आप सोचिएगा। फिलहाल इस विस्तार से इस विषय में हम चर्चा करेंगे आगे अध्याय में कि क्या ऐसा भी कोई तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे पुलिस थाने का क्षेत्र। पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने पे चलें? है ना भाई, बड़े थाने में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मोहन ने समझाया। मोहन ने क्या समझाया? मोहन को ये बात खबर थी कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इन बॉक्स में क्या दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि यह जो बॉक्स है ना, ये हमारी बहुत मदद करते हैं पूरे अध्याय को समझने में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इस बॉक्स में क्या दिया है। इस बॉक्स में क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट यानी रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है
कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्यवाही करे। समझे आप? इस बॉक्स में ये दिया हुआ है कि अलग अलग कार्य क्षेत्रों में अलग अलग पुलिस थाने होते हैं। एक पुलिस थाना जो आपके शहर या गांव में है वह पूरे भारत की रिपोर्ट अपने पास दर्ज नहीं कर सकता। ठीक है ना? पुलिस थानों के कार्यक्षेत्र बटे हुए होते हैं और यह कार्यक्षेत्र पर अलग अलग थानों का नियंत्रण रहता है। लोग उस क्षेत्र में कोई भी जो घटना होती है, दुर्घटना होती है, किसी के बीच में किसी से झगड़ा हो गया, कोई विवाद हो गया, मारपीट हो गई, एक्सीडेंट कुछ भी हुआ, तो उसकी रिपोर्ट उसी थाने में जाके लिखवा सकते हैं जिसके कार्य क्षेत्र में उनका शहर या गांव या उनका क्षेत्र आता है। और यह वहाँ के जो थानेदार होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से उस घटना के बारे में पूरी तरह से पूछताछ करे, पूरी जानकारी प्राप्त करे और पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही कोई निर्णय पर पहुँचे और अपने क्षेत्र के अंदर मामलों पर उसके बाद कार्यवाही करे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ये चित्र, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कैसे मोहन जो है वो थानेदार के पास गया है और अपनी बातें उनको बता रहा है कि मेरे साथ ये है समस्या हुई, और जो पुलिस वाले थानेदार साहब हैं वह उसकी रिपोर्ट यानी कि रपट दर्ज कर रहे हैं। ठीक है ना? उम्मीद है चित्र आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस बॉक्स को पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगी? तो इसका उत्तर यही है कि जो कार्य क्षेत्र में आता होगा हमारा क्षेत्र, जिस थाने के उसी में जाके करेंगे। यानी इसका सबसे सरल उत्तर है कि हमारे सबसे नज़दीकी जो थाना है उसमें जाकर हम रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। ठीक है ना? जिसमें हमारा क्षेत्र उसके कार्य क्षेत्र में आता हो। इसके बाद है कि मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ था? तो मोहन और रघु के बीच में अपने खेत की ज़मीन को लेकर विवाद हुआ था। क्या विवाद था? आप जानते हैं कि रघु ने क्या किया था, अपनी जो मेड़ थी उसको आगे बढ़ा लिया था मोहन के खेत की तरफ और ज़्यादा ज़मीन का उपयोग कर रहा था, है ना? तो यह बात जो है मोहन को पसंद नहीं आई, क्योंकि कोई उसकी ज़मीन पर अधिकार कर ले, कोई यह व्यक्ति कैसे बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न दिया हुआ है मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर जो लग रहा था वह दो बातों के कारण लग रहा था, दो कारणों की वजह से लग रहा था। वह दो कारण कौन से थे? एक तो ये कि रघु के पास बहुत सारी ज़मीनें थी पहले से, रघु एक बड़ा ज़मींदार था, किसान था। इसके अलावा दूसरा कारण जो था मोहन का रघु से डरने का वह यह था कि रघु के जो ताऊ थे ना, जो उसके बड़े पापा थे, वो सरपंच थे। कौन थे? सरपंच। ठीक है ना? अभी हमने ऊपर पढ़ा, आपको याद होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए। ठीक है ना? ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था उसके उस दोस्त ने जो डाकघर में काम करता है। जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिए? तो दोस्तों, जो दोस्त यह कह रहा था या जो लोग यह सुझाव दे रहे थे मोहन को कि उसे थाने में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, उनके पीछे की राय ये थी कि वह चाहते थे मोहन के साथ इंसाफ हो, न्याय हो। और जो लोग उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे उनका ऐसा मानना था कि यह एक सरकारी काम हो जाएगा और पुलिस थाने में रिपोर्ट करने से समय और बढ़ता चला जाएगा और जल्दी से इस समस्या का निवारण नहीं होगा, साथ ही साथ इसमें बहुत सारा लंबे समय तक खर्च भी आ सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस शीर्षक का बड़े अच्छे से अध्ययन करते हैं जिसका नाम है पुलिस थाने में होने वाला काम। समझते हैं इसको। जब सब लोग पुलिस थाने पहुँचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। अब दोस्तों देखो, जैसे ही जब सब लोग थाने में पहुँचे
तो वहाँ थानेदार थे। थानेदार के पास मोहन गया और मोहन ने अपनी सारी समस्या, जो कुछ भी हुआ, वह पूरे विस्तार से थानेदार को बताना शुरू किया। लेकिन पूरा मामला बताने के बाद भी जो थानेदार थे वह जो है लिखित रूप में अपनी शिकायत उससे नहीं लेना चाहते थे, मोहन की शिकायत। ठीक है ना। जबकि मोहन लिखित रूप में अपनी शिकायत देना चाहता था और थानेदार ने बड़ी ही बेरुखी से, बड़े ही बेरुखे स्वभाव में ये कह दिया, बात में कह दिया कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। तो मोहन ने यह बताने की कोशिश की कि यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है और इसके लिए मोहन ने अपने घाव भी उन्हें दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हो रहा है। मोहन हैरान है कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या थानेदार ने मोहन की शिकायत दर्ज की। फिर मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है, अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राज़ी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पर पहुँचेगा। अब जब मोहन ने देखा कि उसकी बात नहीं मानी जा रही है तो उसने बाहर जाकर अपने पड़ोसियों को थाने के अंदर बुला लिया और बुलाने के बाद क्या किया, सब ने मिलकर थानेदार से कहा कि मोहन को बहुत गंभीर चोटें आ सकती थी, वो तो हमने जाकर उसे बचा लिया। ऐसा सुनने के बाद थानेदार को मजबूरी में रिपोर्ट लिखनी ही पड़ी। ठीक है ना। उसे समझ में आ गया था कि यह इतना छोटा मामला नहीं है जितना कि वह समझ रहा था, और रिपोर्ट ही नहीं लिखी बल्कि ये वादा किया कि अगले दिन एक हवलदार इस पूरी घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस बॉक्स में जो लिखा है पहले इसे पढ़ते हैं। पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाने को कहा जा रहा है और फिर यह बताने के लिए कि मोहन थानेदार या पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा। दोस्तों, हम जब भी कोई नाटक का हिस्सा होते हैं, मंच पर या किसी और जगह पर अपने नाटक की प्रस्तुति देते हैं, अलग अलग किरदारों में हम अपने आप को ढालते हैं, तो हमें सिर्फ आनंद नहीं आता बल्कि हमें यह भी सीखने को मिलता है कि क्या किसी समस्या का इससे बेहतर निराकरण भी हो सकता है। क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था? चलिए, इसका जवाब तो आप ही को देना है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले शीर्षक पर ध्यान देते हैं जिसका नाम है राजस्व विभाग का काम। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये राजस्व विभाग क्या होता है, तो ज़रूर इस पैराग्राफ को पढ़ने से हमें यह समझ में आएगा। अभी हमने जाना, यहाँ पे लिखा, आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर ज़बरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? यही प्रश्न मैंने आपसे पहले पूछा था और मैंने कहा था कि इसी अध्याय में इसका जवाब मिलेगा। आइए देखते हैं कैसे। क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी क्या कोई ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। दोस्तों, इस पैराग्राफ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा विभाग या कोई ऐसा ऑफिस है जहाँ पे सबके पास जितनी जितनी ज़मीनें हैं उसका कोई रिकॉर्ड वहाँ पर उपस्थित हो, जिससे कि बस उस रिकॉर्ड को देख करके हम यहाँ पता लगा लें कि यहाँ पर यह जो ज़मीन है यह किसकी है और यह ज़मीन किसकी है? अगर ऐसा होता है तो फिर तो विवाद का निपटारा बड़ी आसानी से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ज़मीन को नापना। दोस्तों, ज़मीन को नापना, एक मिनट, थोड़ा सा ये PDF आगे हो गया है, सॉरी, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। यानी वह व्यक्ति जो ज़मीनों को नापा करता है और उसका रिकॉर्ड भी रखता है, उससे क्या कहते हैं? पटवारी कहते हैं। और अलग अलग राज्यों में यानी अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर इन्हें पटवारी कहा जाता है, कहीं पर लेखपाल, कहीं पर कर्मचारी और कहीं पर ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं पे इन्हें कानूनगो भी कहते हैं। इस नाम को आप ध्यान से देखिए, आप इससे कंफ्यूज ना हो और आपको यह पता रहना चाहिए कि यह पटवारी को ही कहते हैं। यह लिखा हुआ है कानूनगो।
ठीक है। हम यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल करने वाले हैं। प्रत्येक पटवारी यानी कि हर पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। दोस्तों, इस पृष्ठ के बाद हम उस पृष्ठ पे जाएंगे और विस्तार से देखेंगे कि आखिर एक पटवारी किस तरह से अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता है अपने रजिस्टर यानी कि अपने खसरे में। ठीक है। आम तौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। इसे ज़रीब कहते हैं। ज़रीब का मतलब वह लोहे की लंबी जंजीर जिससे वह पटवारी ज़मीनों को नापता है। आगे बढ़ते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसकाकर खेत की सीमा बदली की गई है और इसके बाद की पूरी कार्यवाही पटवारी खुद करता है ना। तो यहाँ पर अगर मोहन पटवारी के पास चले जाता तो इस समस्या का निपटारा बिना लड़ाई झगड़े के बड़ी सरलता से किया जा सकता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पटवारी किसानों से भूमि कर भी यानी कि ज़मीन के बदले टैक्स भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांवों के लिए ज़मीन के अभिलेख रखता है। गाँव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं, यह सब पता करने को कहा जा रहा है। दोस्तों, इस पृष्ठ का अंतिम वाक्य है, यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम यह देखेंगे कि पटवारी अपने रजिस्टर यानी अपने खसरे में रिकॉर्ड किस प्रकार से रखता है। तो चलिए जानते हैं। खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए ज़मीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि ज़मीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु की ज़मीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। दोस्तों, इस नक्शे को हमें ध्यान से देखने की ज़रूरत है। देखिए, इसमें हमें 3 क्रमांक दिखाई दे रहे हैं, है ना। 3 क्रमांक कौन से हैं? यह पहला, यह दूसरा और यह तीसरा। अब इसमें क्या है, पहले नंबर पे यहाँ पे कॉलम देखिए, यहाँ पे क्रमांक लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्षेत्र, यानी क्षेत्र कितना है, हेक्टेयर में नापा जा रहा है, किलोमीटर में नहीं। ज़मीन मालिक का नाम, पिता पति का नाम और पता, यानी ज़मीन किसकी है उसका नाम, उसके पिता या पति का नाम और पता क्या है यानी एड्रेस क्या है वो लिखना है। अब वह जो ज़मीन है यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम लिखना है और बटाई का हिस्सा लिखना है कि उसको कितनी ज़मीन बटाई पर दी हुई है। ठीक है। इसके बाद अगले कॉलम में लिखा है कि इस साल जोती गई ज़मीन, फसल, क्षेत्र और अन्य फसलें, है ना। इसके बाद परती ज़मीन और फिर कुछ सुविधाएं तो नहीं है उस ज़मीन पर, यह दिखाया जा रहा है। चलिए हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं, तब समझ में आएगा। पहले नंबर पे लिखा हुआ है क्षेत्र 0.75 यानी कि 0.75 हेक्टेयर। यह किसकी ज़मीन है? यह ज़मीन है मोहन की। मोहन किसका पुत्र है? राजा राम का। गांव का नाम क्या है? अमरापुरा, जो कि ज़मीन का मालिक है। कौन? मोहन। यदि बटाई पर है खेत और अगर है तो दूसरे किसान का नाम, तो नहीं, यह ज़मीन बटाई पर नहीं है। फसल कौन सी है? सोयाबीन। कितने क्षेत्र में लगाई गई है? पूरे के पूरे क्षेत्र 0.75 हेक्टेयर पर। कोई अन्य फसलें? नहीं। परती पर ज़मीन? नहीं। क्या कोई सुविधाएं? तो नहीं। ठीक है। दूसरे नंबर पर है 3 हेक्टेयर। यह किसकी ज़मीन है? यह रघु की है, रघुराम, जो रतन लाल के पुत्र हैं। इनका भी गांव अमरापुरा है और ये ज़मीन के मालिक हैं। क्या बटाई पर ज़मीन दी है? तो नहीं दी है। फसल कौन सी है? फसल है गेहूं की। कितने हेक्टेयर पर लगाई है? 2.75 हेक्टेयर पर। ठीक है, 2.75 हेक्टेयर पर। अन्य फसलें कितने पर है? 1.75 हेक्टेयर पर लगी हुई है।
और प्रति ज़मीन है 0.25। ठीक है, अब देखिए क्या इसमें कोई सुविधा है, तो हाँ, एक कुआं है वो चालू है, यानी कि बंद नहीं है। ठीक है, तीसरे नंबर पर 6 हेक्टेयर ज़मीन है जो कि मध्य प्रदेश सरकारी घास का मैदान है, यानी यह ज़मीन सरकार की है। इसे किसी को बटाई पर भी नहीं दिया है और इसमें किसी तरह की फसल या कुछ और भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक कुआं है जो चालू है और चारागाह है जहाँ पर जानवर आकर के चरते हैं अपना भोजन चारा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये खसरा आपको समझ में आया है। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं इस खसरे को देख करके। पटवारी का जो रिकॉर्ड है उसका जो नक्शा है यह आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह जो ऊपर की तरफ दिशा है यह उत्तर है, यानी नीचे की तरफ जो है वह दक्षिण दिशा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन के खेत के दक्षिण में जो ज़मीन है वह किसकी है। दोस्तों अभी हमने रिकॉर्ड में देखा कि मोहन का खेत वह है जिसको 1 नंबर दिया गया है, यानी कि 1, ये मोहन का खेत है। इसके दक्षिण में, यानी कि मैंने आपको बताया दक्षिण नीचे की तरफ है क्योंकि उत्तर ऊपर है, तो उसके ठीक नीचे आप देख रहे हैं कि नंबर 2 है। यह नंबर 2 रघुराम का खेत है। ठीक है, तो मोहन के खेत के दक्षिण में जो ज़मीन है वह रघुराम की है। ठीक है, इसके बाद रघु और मोहन की ज़मीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए। तो मोहन और रघु, ये मोहन ये रघु के बीच की जो ज़मीन है उस पर हमने ऐसा निशान लगा दिया। ठीक है, इसके बाद में सीमा पर खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों हमने देखा था कि जो खेत संख्या 3 है यह मध्य प्रदेश सरकार का एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसमें जो है एक चारागाह है, एक चालू कुआं है ना, आप जानते हैं अभी हमने देखा था। ठीक है ना, और एक ये चारागाह के उपयोग में आता है ना। ठीक है, खेत संख्या 2 और 3 से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है। हमें उनकी दिशाओं का अनुमान हो सकता है, हमें यह पता चल सकता है कि इन ज़मीनों के मालिक कौन हैं, इनकी हम सीमाओं को देख सकते हैं, कितनी बड़ी ज़मीन किसके पास है उस अनुपात को हम यहाँ से समझ सकते हैं। इसके अलावा हमें फसलों की जानकारी मिल सकती है कि कौन कौन सी फसलें यहाँ पर लगाई गई हैं, क्या यह खेत बटाई पर तो दिया हुआ नहीं है। यह सब चीज़ें हमें इस पर देखकर पता चल सकती हैं। इसके अलावा इस पूरे नक्शे को देखकर हम इतनी सारी चीज़ों की जानकारी दे सकते हैं, सीमा, कुआं, पक्की सड़क, पेड़, कच्ची सड़क, चारागाह। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा अथवा आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं इस बॉक्स को और जानते हैं कि इसमें क्या कुछ है। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें, यानी कि सही होते रहें। जैसे फसलों की जानकारियाँ बदलनी पड़ती होंगी। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी? नीचे दी गई कुछ स्थितियां हैं, इन स्थितियों को पढ़ना है और उन मामलों को पहचानना है जिनमें ज़मीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते होंगे और ये भी बताना है कि वे किस लिए ज़रूरी हैं। तो देखिए हम एक एक को पढ़ते हैं। पहले नंबर पर लिखा हुआ है एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है, तो यहाँ पर उसे ज़मीन के रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी जिससे यह पता चलेगा कि जो ज़मीन वह खरीदना चाहता है वह उसी किसान की तो है कि नहीं और कितनी ज़मीन है जिसे वह खरीद सकता है। तो यहाँ पर उसे रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद में दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है। जब अपनी फसल वह दूसरे को बेचना चाहता है तो यहाँ पर उसकी ज़मीन रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इसका उत्तर आप कमेंट में बताइएगा। यह एक प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए। बिल्कुल उसे यह बताना पड़ेगा कि यह उसकी ज़मीन का हिस्सा है जिसमें उसे कुआं खुदवाना है, इसमें ज़मीन रिकॉर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है, इसके लिए उसे ज़मीन रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे एवं बेटियों में बांटना चाहता है, इसके लिए तो उसे रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़नी ही है, क्योंकि जब तक कि वह रिकॉर्ड नहीं देखेगा बंटवारा कैसे करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे की कहानी। इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त कराता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं या कोई कहीं कुआं खोद लेता है।
इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जितने भी राज्य हैं वो सब जिलों में बटे हुए हैं। आप देखते हैं ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। कौन? तहसीलदार। और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व, विभिन्न तरह के जो कर हैं, वह इकट्ठा होते रहें। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी उपलब्ध करवाते हैं, जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। अब हम देखेंगे एक नए कानून के बारे में। एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों में काम करने वाले एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में, यानी महिलाओं के बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार का ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदल गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। फिर हम एक उदाहरण देखेंगे सुधा के बारे में। ठीक है, सुधा जो है एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है और वह जो है शादीशुदा है। ठीक है, और पास के ही एक गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के कामों में माँ का हाथ बटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। ठीक है, सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंतता में जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है। आइए ऊपर के बॉक्स में जो एक प्यारी सी कविता है उसे पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझते हैं क्या लिखा है। यह जो है रिफ्लेक्शंस ऑन माई फैमिली जो बुक है उससे लिया गया है। अंजलि मॉन्टेरियो ने लिखा है, जो कि मुंबई से है। एक बिटिया की चाह, विरासत में मिला यह घर, पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा, मेरे भैया को मेरे पिता से। पर मैं और मेरी माँ, हमारा क्या, बता दिया गया है मुझे। पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना। नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आई होगी। अब इस बॉक्स को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या जानकारी जो है वो हमें दी हुई है। अन्य सार्वजनिक सेवाएं, एक सर्वेक्षण। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में हमने जाना। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा ज़मीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में था। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का परीक्षण किया। इनके काम का विभाग और उसके अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, इसके बारे में जाना, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इसके साथ इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को तो देखा ही होगा। वो सेवाएं कौन सी है, आइए देखते हैं। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाते हैं, जैसे कि दुग्ध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति,
डाक बंगला, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि। और कहा जा रहा है कि इन सब की सूची बनाकर 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठी करनी है और अपनी अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए कि इनकी कार्यप्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। और इसके लिए एक उदाहरण आगे दिया हुआ है, उस उदाहरण को देखते हैं। देखिए इस उदाहरण को, ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉलम और रोज दिए हुए हैं जो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। जैसे सार्वजनिक सभा, है ना, राशन की दुकान, स्वास्थ्य केंद्र और दुग्ध उत्पादक समिति। एक का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। आपने उनके काम के बारे में क्या देखा? तो अगर राशन की दुकान की बात करें तो यह दुकान खुली हुई थी, 3 लोग आए, उनके पास पीले रंग के कार्ड थे, सब ने चावल और चीनी खरीदी, मिट्टी का तेल मिला नहीं, ठीक है। नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र, यह 2 गांवों के लिए थी राशन की दुकान। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनको क्या करने की ज़रूरत है? उनको राशन कार्ड की ज़रूरत है। यह तहसील के दफ्तर में बनाया जाता है। जो यह सब प्रदान करते हैं उनकी समस्याएं क्या है? तो मिट्टी के तेल की आपूर्ति पूरी नहीं है, यानी सभी को मिट्टी का तेल नहीं दे पा रहे हैं। लोगों की क्या समस्याएं हैं? तो चावल बड़ा ख़राब आता है, मिट्टी का तेल तो कभी मिलता ही नहीं। इसके अलावा एक और कॉलम है जिसमें लिखा है क्या सुधार किए जा सकते हैं? तो लिखा है अच्छा चावल आए, मिट्टी का तेल मिले, राशन की दुकान रोज़ खुले। तो इसी प्रकार से यहाँ पर और भी जानकारियाँ हम भर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह जो अध्याय है यह आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो की लिंक आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों, परिजनों, सहपाठियों के साथ साझा करें। और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।